नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में एनवी मीडिया। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि जो सारा ये पाई नेटवर्क है, ये इसी के ऊपर स्टैंड करता है। अब दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें बस रिजल्ट से मतलब है, और दूसरे वो जो किसी चीज़ को पहले अच्छे से स्टडी करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं। अब हम पाई नेटवर्क का ही केस ले लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि किसी ने, उसके दोस्त ने कहा, किसी ने कहा कि आपको पैसा मिलेगा और लोग जुड़ गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले इसकी अच्छे से रिसर्च की होगी, इसका पूरा वाइट पेपर देखा होगा, समझा होगा, फिर डिसाइड किया होगा कि इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि वाइट पेपर के ऊपर एक वीडियो बनाओ ताकि वो इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तभी ये वीडियो देखें, वरना आप इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वाइट पेपर एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मेन पॉइंट्स ही आपको बताऊं, जिससे आपको अच्छे से वाइट पेपर का एक ब्रीफ समरी मिल जाए, मतलब आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये वाइट पेपर क्या कहना चाहता है। अब बात करते हैं वाइट पेपर की। तो ये वाइट पेपर 7 सेक्शन में डिवाइड है। जो पहला सेक्शन है वो है इंट्रोडक्शन सेक्शन। जो दूसरा सेक्शन है उसमें ये बताया है कि जो इससे पहले क्रिप्टो करेंसीज थी उनमें ऐसी क्या कमी रह गई, और जो थर्ड सेक्शन है उसमें ये बताया है कि पाई हमारी कैसे मदद करेगा उन कमियों को पूरा करने। और जो चौथा सेक्शन है उसमें पाई के इकोनॉमिक मॉडल के बारे में बताया है। जो पांचवा सेक्शन है इसमें बताया गया है कि हम जो ये पाई नेटवर्क है इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। और जो 6 सेक्शन है वो है गवर्नेंस के ऊपर, कि जो ये पाई है ये कैसे कंट्रोल होगा, कौन इसे कंट्रोल करेगा और ये कैसे चलेगा। और जो लास्ट सेक्शन है वो है रोड मैप। इसमें इन्होंने मेन ये बताया है कि पाई नेटवर्क कैसे आगे बढ़ेगा, कौन कौन से गोल किस फेज में कंप्लीट होंगे, और ये कैसे अपने थर्ड यानी कि फाइनल स्टेज मेनट में पहुंचेगा। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम पहले सेक्शन से, जो कि है इंट्रोडक्शन सेक्शन। जब आप वाइट पेपर खोलोगे तो आपको दिखेगा कि इंट्रोडक्शन सेक्शन के ऊपर जो 2 मेन चीज़ें हैं वो ये है आवर मिशन एंड आवर विजन। जो इनका मेन मिशन है वो ये है कि एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी बनाना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो सिक्योर हो और हर आम आदमी इसे यूज़ कर सके। जो इनका मेन विजन है वो ये है कि एक इंक्लूसिव पीयर टू पीयर मार्केट प्लेस बनाना। अब जो ये इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव का मतलब ये है कि हर सेक्शन के लोगों को इसमें इंक्लूड करना और एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी बनाना जो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो। अब जो ये इंट्रोडक्शन सेक्शन है इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो ये है कि व्हाई क्रिप्टो करेंसी मैटर, कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा करंट सिस्टम है इसमें हमको कभी भी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है तो हम थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए। हम बैंक्स के बिना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, और इसके अपने ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि बैंक्स में अगर हमको ट्रांजैक्शन करनी है तो हमको एक तो एनुअल चार्जेस देने पड़ेंगे, ट्रांजैक्शन फीस अलग देनी पड़ेगी, और अगर बैंक में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी सारी ट्रांजैक्शंस रुक जाती हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी आई वो थी बिटकॉइन, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बिना किसी थर्ड पार्टी के सिक्योरली ट्रांजैक्शन शुरू हो गई। अब क्रिप्टो करेंसी को और अच्छे से समझने के लिए इन्होंने आगे सेक्शन दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है? हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो सारी एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में रिकॉर्ड होती हैं। अब इसका क्या मतलब है? आप एग्जांपल लीजिए, जो हमारे बैंक्स हैं, हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो हमारे बैंक में स्टोर होती हैं, लेकिन अगर बैंक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसमें कोई सिक्योरिटी इशू आ जाए तो हमारा सारा रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। लेकिन जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो अगर एक जगह अगर प्रॉब्लम भी आ जाए तो उससे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी सेफ़ होंगी, सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सभी सेफ़ रहेंगे और बिना किसी रुकावट के काम करते रहेंगे। अब दोस्तों, ये तो समझ आ गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि
ये सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैसे रिकॉर्ड होती है, कौन रिकॉर्ड करता है। दोस्तों, आप सब ने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात चली होगी, वो है माइनिंग। जो माइनिंग का मेन मतलब है वो ये है कि जो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस है इनको रिकॉर्ड करना और इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स में ऐड करना, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स को सिक्योर करना। और माइनिंग करने की डिफरेंट एल्गोरिदम्स होती हैं। जैसे जो बिटकॉइन है वो अलग एल्गोरिदम यूज़ करता है, वो प्रूफ ऑफ वर्क यूज़ करता है। और जो जैसे अगर हम पाई नेटवर्क की बात करें तो ये स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल यूज़ करेगा माइनिंग करने के लिए। और दोस्तों, आपने एक और चीज़ सुनी होगी, ब्लॉकचेन। तो दोस्तों, जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है इसे ही ब्लॉकचेन कहते हैं। और जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स यूज़ करता है पूरे वर्ल्ड से ट्रांजैक्शंस को स्टोर करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी आखिर क्या चीज़ है, ब्लॉकचेन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है, माइनिंग क्या होती है। अब बात है जो अब दूसरा मेन टॉपिक है वो ये है कि आखिर जो पहली क्रिप्टो करेंसीज थी उनमें ऐसी क्या कमी थी जो पाई को आना पड़ा। जो ये सेकंड और थर्ड सेक्शन है ये सिर्फ इसी के ऊपर बेस है। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूँ। आप यहाँ पर ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिर क्यों पाई को आना पड़ा और पाई में ऐसा खास क्या है। मैं इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं बाद में। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है वो है स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल। जो पाई नेटवर्क है इसने फेडरेटेड बिजेंटाइन एग्रीमेंट एल्गोरिदम यूज़ किया है स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल का माइनिंग करने के लिए। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल सी चीज़ हो जाएगी तो इसे समझाना और मुश्किल हो जाएगा। आपको इसके जो मेन पॉइंट्स है मैं वो बताता हूँ। जो इसके मेन पॉइंट्स है वो ये है कि इसमें कोई भी वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होती है। अगर हम इसको बिटकॉइन की एल्गोरिदम प्रूफ ऑफ वर्क के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पर हमको लार्ज कंप्यूटेशनल पावर्स चाहिए होती हैं माइनिंग करने के लिए, लेकिन इस एल्गोरिदम में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आपकी कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल राउंड्स ऑफ वोटिंग होते हैं। अगर दोस्तों मैं इसको समझाने लग गया तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है। तब तक आप बस इतना समझ लीजिए कि ये बहुत ही अच्छी एल्गोरिदम है जो कम से कम एनर्जी यूज़ करती है और जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करती है। अब जो आगे मेन वाइट पेपर में बताया है वो ये बताया है कि जो पाई के 4 रोल्स हैं उनका क्या काम है SCP एल्गोरिदम में। जैसे हमको पता है कि मेन 4 रोल्स होते हैं, एक है पायनियर, एक है कंट्रीब्यूटर, एक है एम्बेसडर, एक है नोड। जो पायनियर है उसका काम क्या है कि पायनियर वो बंदा है जो डेली क्लिक करता है आपके ऊपर और बताता है कि वो एक रियल पर्सन है। तो पायनियर का मेन रोल ये है कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट या कंफर्म करना होगा तो वो अपने मोबाइल पर ऐप खोलेगा और फिर जो उसकी ऐप होगी वो खुद ही किसी नोड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब जो दूसरा मेन रोल है वो है कंट्रीब्यूटर का। हमको बस इतना पता है कि जब हम कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो हमारी माइनिंग स्पीड बढ़ जाएगी अगर हम लोगों को सिक्योरिटी सर्कल में ऐड करते हैं। लेकिन इसका एल्गोरिदम को क्या फ़ायदा होगा? इसका मेन फ़ायदा ये होगा, जो कंट्रीब्यूटर है वो जब एक सिक्योरिटी सर्कल बनाता है तो एक ट्रस्ट ग्राफ फॉर्म करता है। जब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सिक्योरिटी सर्कल्स आपस में कनेक्ट होंगे तो एक ग्लोबल ट्रस्ट ग्राफ बनेगा जो हेल्प करेगा नोड्स को कि किसके ऊपर ट्रस्ट करना है और किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है ट्रांजैक्शंस के टाइम पर। अब जो तीसरा रोल है वो है एम्बेसडर का। एम्बेसडर का मेन रोल ये है कि पाई नेटवर्क को एक बड़ा सा यूज़र बेस देना। अब जो फोर्थ रोल है पाई यूज़र का वो है नोड का। नोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम कंप्यूटर पर ही डाउनलोड कर सकते हैं, उसे हम मोबाइल पर नहीं चला सकते हैं। और इसका मेन काम क्या होगा, जो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना और ब्लॉकचेन में ऐड करना। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि जो ये नोड्स हैं ये SCP एल्गोरिदम के ऊपर कैसे वर्क करेंगे, तो दोस्तों जो हर एक नोड होगा वो डिपेंड करेगा कंट्रीब्यूटर्स के ट्रस्ट ग्राफ के ऊपर और उस हिसाब से हर एक नोड अपने आसपास कुछ नोड्स के साथ कनेक्ट होगा और ऐसे करते करते एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनेगा
ट्रस्ट ग्राफ का, जहां पर लोग इजीली ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल था कि जब नोड्स आ जाएंगे तो जो मोबाइल यूजर्स होंगे उनका क्या होगा। तो दोस्तों, मोबाइल यूजर्स का क्या काम है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी वो अपनी मोबाइल ऐप ऑन करेंगे और ट्रांजैक्शंस को कंफर्म करेंगे या फिर एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो मोबाइल ऐप है वो आसपास की नोड्स के साथ कनेक्ट होंगी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने, और जो लोग नोड को यूज़ कर रहे होंगे तो उनकी मोबाइल ऐप उनके नोड के साथ ही डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। अब दोस्तों, जो अगली मेन चीज़ है वो है माइनिंग रिवार्ड्स। बहुत लोगों के मन में ये सवाल थे कि अगर हम नोड्स डाउनलोड करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अभी तो हम टेस्टिंग फेज़ में चल रहे हैं, तो अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेटवर्क को। लेकिन अगर हम बाद में देखें, जब ये थर्ड फेज़ में आ जाएगा तो उस टाइम जो नोड्स रन कर रहे होंगे उनको माइनिंग रिवार्ड्स मिलेंगे। लेकिन जो माइनिंग रिवार्ड्स मिलेंगे वो डेली बेसिस पर होंगे। अगर हम बिटकॉइन के साथ इसको कंपेयर करें तो जो बिटकॉइन में है वो रिवार्ड्स, जो माइनिंग रिवार्ड मिलते हैं वो हर एक ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद मिलते हैं, और जो बिटकॉइन माइनिंग होती है उसमें सभी लोग ब्लॉक को सॉल्व करने में जुड़े होते हैं, लेकिन जो लास्ट में उसको सॉल्व कर देगा सारे रिवार्ड्स उसको मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो लोग बहुत देर से माइनिंग कर रहे होंगे लेकिन लास्ट में अगर किसी और ने ब्लॉक सॉल्व कर दिया तो उसको सब कुछ मिल गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर बिटकॉइन के माइनिंग पूल आए, जिसमें क्या होता है कि जो आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे आपको उस हिसाब से रिवार्ड मिलेगा। ऐसा ही सिस्टम है पाई नेटवर्क का। इसमें आपको डेली बेसिस में रिवार्ड मिलेंगे और आपको कोई भी माइनिंग पूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप जितना कंट्रीब्यूट करोगे आपको उस हिसाब से ही रिवार्ड मिलेंगे। अब जो नोड रन कर रहे होंगे उनको जो दूसरी तरह के रिवार्ड्स मिलेंगे वो मिलेंगे ट्रांजैक्शन फीस के ऊपर। क्या होगा, जब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी तो उस टाइम जो हाईएस्ट फ्री ट्रांजैक्शंस होंगी वो पहले एग्जीक्यूट होंगी, और इसका जो रिवार्ड्स होगा या जो भी फीस होंगी वो सारी उन पर्सन्स में डिवाइड हो जाएगी जो नोड रन कर रहे होंगे, और जो ये रिवार्ड्स होंगे ये भी आपको डेली बेसिस पर ही मिलेंगे। अब जो अगला मेन टॉपिक है वाइट पेपर के ऊपर वो है लिमिटेशंस एंड फ्यूचर वर्क ऑफ पाई नेटवर्क, कि पाई नेटवर्क में क्या लिमिटेशंस आ सकती हैं और हम उसको कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जो पाई है इसने स्टेलर का एल्गोरिदम यूज़ किया है, लेकिन जो स्टेलर है उसमें सिर्फ थोड़े से ही नोड्स हैं। थोड़े से नोड्स होने की वजह से जो मैसेजेस होते हैं, जो वोटिंग सिस्टम होता है वो भी कम होते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। स्टेलर में एक ब्लॉक को प्रोड्यूस करने में 3 से 5 सेकंड्स लगते हैं। अगर हम इसी को बिटकॉइन से कंपेयर करें तो 10 मिनट लग जाते हैं एक ब्लॉक को प्रोड्यूस करने में। तो अगर हम पाई की बात करें तो जैसे कि हमको पता है कि ये स्टेलर की एल्गोरिदम के ऊपर बेस है, लेकिन इसमें जो नोड्स होंगे वो स्टेलर से बहुत ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा। तो जो इसकी स्पीड होगी वो स्टेलर से ज़्यादा होगी थोड़ी सी, लेकिन बिटकॉइन से बहुत ही कम होगी, और वो ये कोशिश करेंगे कि इसको और कैसे इम्प्रूव किया जाए। अब जो अगला मेन सेक्शन है वो है पाई इकोनॉमिक मॉडल, और इस मॉडल को समझाने के लिए उन्होंने पहले बिटकॉइन का एग्जांपल दिया है और बताया है कि जो बिटकॉइन का इकोनॉमिक मॉडल था उसमें क्या फ़ायदे थे और उसके क्या नुकसान थे। तो अगर हम उसके फ़ायदों की बात करें तो पहला जो मेन उसका एक एडवांटेज था वो ये था कि उसमें एक फिक्स सप्लाई थी 21 मिलियन बिटकॉइंस की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो इससे प्राइस और बढ़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था बिटकॉइन का। जो दूसरा उनका मेन एडवांटेज था वो ये था कि इसमें डिक्रीजिंग ब्लॉक रिवार्ड्स हैं, मतलब कि हर 4 साल बाद इसमें जो माइनिंग की स्पीड है वो कम होती रहती है। इसकी वजह से एक सेंस ऑफ स्केर्सिटी क्रिएट होती है। अब जिन लोगों को नहीं पता, स्केर्सिटी का मतलब है कि किसी चीज़ की कमी होना। अगर किसी चीज़ की कमी होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये जो 2 मेन पॉइंट्स थे इन्होंने बहुत हेल्प की बिटकॉइन को ग्रो करने में और एक अच्छी वैल्यू बनाने में। अब बात करते हैं कि जो ये बिटकॉइन का इकोनॉमिक मॉडल है इसमें क्या कमियां। जो पहली कमी थी वो ये कि इसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि जो मैक्सिमम बिटकॉइन है वो सिर्फ कुछ लोगों के पास ही। ऐसा इसलिए हुआ जब लोगों को लगा कि बिटकॉइन एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और ये बहुत आगे जाएगा,
तो क्या हुआ, जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े माइनर्स खरीदे, बहुत सारे कंप्यूटर्स खरीदे और हर कंप्यूटर्स में माइनिंग शुरू कर दी। और जो आम बंदा है वो इतना पैसा खर्च नहीं कर पाया और जो बिटकॉइंस हैं वो सिर्फ कुछ लोगों के पास ही जाकर इकट्ठा हो गए। अब हम अगर इसकी दूसरी कमी की बात करें तो जो बिटकॉइन का मेन रीज़न था कि एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी लाना जिससे हम आपस में इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकें, लेकिन क्योंकि लोगों ने बिटकॉइन को होल्ड करना शुरू कर दिया, जिसे हम होर्डिंग भी कहते हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, जो इसका जो मेन काम था वो चेंज हो गया। जो एक इसका मेन काम था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इसको यूज़ करना, लेकिन अब लोग इसको स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यूज़ करते हैं। इसे हम डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि अब हम बिटकॉइन से बहुत कम ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको होल्ड ही करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पाई का इकोनॉमिक मॉडल है उसमें क्या खास है। जो सबसे पहली बात तो ये कि उसमें भी एक सेंस ऑफ स्कार्सिटी। वो कैसे? क्योंकि इसमें भी कुछ पर्टिकुलर यूजर्स के बाद जो माइनिंग स्पीड है वो हाफ हो जाती है। जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि जो अब इसकी अगली हाफिंग होने वाली है वो 10 मिलियन यूज़र्स पर होगी। जो इसकी जितने भी हाफिंग हुई है वो इसी तरह से हुई है। पहले वो 10 यूज़र्स के बाद हुई, फिर 1000 यूज़र्स के बाद हुई, फिर 10,000 के बाद, लाख के बाद, 10 लाख के बाद, ऐसी ही इसकी हाफिंग होती रहेगी, जिससे एक सेंस ऑफ स्कार्सिटी बनी रहेगी जो हेल्प करेगा इसकी एक वैल्यू बनाने पर। अब जो बिटकॉइन में एक कमी थी कि उसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन थी, इसने उनका भी ख्याल रखा है, क्योंकि इसमें जो आपको रिवार्ड्स मिलेंगे वो उसके ऊपर नहीं बेस होगा कि आपके पास कितना पैसा है, ये उसके ऊपर बेस होगा कि आप कितनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। जो लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे नेटवर्क में उनको ज़्यादा पाई इकट्ठा करने का मौका मिलेगा, जो कम करेंगे उनको कम मौका मिलेगा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये आम आदमी के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो जो इसकी सप्लाई है उसका मेन फार्मूला है M+R+D। इसमें जो M है ये M बताता है टोटल माइनिंग रिवार्ड्स, और जो ये टोटल माइनिंग रिवार्ड्स हैं ये पहले से ही प्री मिंटेड हैं और ये फिक्स्ड हैं। और जो दूसरा है वो है R बताता है टोटल रेफरल रिवार्ड्स, और ये रिवार्ड्स होते हैं जैसे हम किसी को इनवाइट करते हैं तो हमको 25% मिलता है और उसको भी 25% मिलता है। मतलब जो टोटल रेफरल रिवार्ड्स होंगे वो 50% हो गए टोटल माइनिंग रिवार्ड्स के। जो थर्ड है वो है टोटल डेवलपर रिवार्ड्स, मतलब कि D। जो ये है ये 25% होंगे माइनिंग रिवार्ड और रेफरल रिवार्ड के। अब जो अगला मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है यूटिलिटी के ऊपर, कि हम पाई से क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। जो पहली चीज़ है वो है स्केलिंग ट्रस्ट। पाई ने हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर हम किसी भी अननोन पर्सन के साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बेस्ड ऑन ट्रस्ट ग्राफ। जो दूसरा मेन बेनिफिट है वो है मोनेटाइजिंग अटेंशन। इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जब हम कभी भी कोई ऐड देखते हैं किसी भी साइट पर, तो जो सारा रेवेन्यू है वो सिर्फ उन साइट्स को ही जाता है, हमें उन एड्स को देखने का कुछ नहीं मिलता। हम अपना टाइम देते हैं, हम हमारी अटेंशन देते हैं, लेकिन हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सोचा है कि हम फ्यूचर में एक ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे जिससे क्या होगा कि हमको ऐड देखने के भी पैसे मिलेंगे। जो इसमें ऐड देखने की बात है वो मेन मतलब ये है कि हम अपना टाइम दे रहे हैं, हम अपनी अटेंशन दे रहे हैं, तो हमको उस चीज़ के पैसे मिलेंगे। क्योंकि जब एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा पाई का, तो लोग, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, वो चाहेंगी कि वो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करें। तो जब वो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करेगी तो जो रेवेन्यू होगा वो सिर्फ पाई नेटवर्क अपने पास नहीं रखेगा, उसको हम सब के बीच में शेयर करेगा। अब जो थर्ड मेन यूटिलिटी बताई है वो है मार्केट प्लेस। मतलब एक इतना बड़ा मार्केट प्लेस जहाँ पर हम अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो इससे एक तो हमको एक बड़ी मार्केट मिल जाएगी और ये हेल्प करेगा पाई की एक अच्छी वैल्यू बनाने में। अब जो फोर्थ यूटिलिटी है वो है डी ऐप स्टोर। डी ऐप स्टोर का मतलब है एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप स्टोर, और ये हेल्प करेगा डेवलपर्स को पाई का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने में और अपनी ऐप को लोगों तक पूरे वर्ल्ड में पहुंचाने के लिए। अब जो अगला टॉपिक है वो है गवर्नेंस के ऊपर, कि गवर्नेंस का मतलब है कि किसी भी चीज़ को चलाना, कि हम कैसे पाई नेटवर्क को चलाएंगे। तो दोस्तों, जो ये पाई नेटवर्क है ये करेंसी फॉर द पीपल है एंड बाय द पीपल है।
जो लोग पाई नेटवर्क में शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही होगा, जब भी पाई नेटवर्क ने कोई डिसीजन लिया है, जैसे कि जब पाई नेटवर्क ने अपना लोगो डिज़ाइन करना था या उसके बाद जब इसमें एड्स डालनी थी, तो उन्होंने हर बार एक सर्वे लेकर आए हैं और हम सब की राय ली है कि कैसे वो आगे काम करें। मतलब जो इसकी गवर्नेंस है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस है। मेनली बात करें तो जो गवर्नेंस है वो 2 फेज के ऊपर बेस है, एक फेज 1 एक फेज 2। जो फेज 1 है वो तब का है जब 5 मिलियन से कम यूजर्स होंगे और दूसरा है जब 5 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स होंगे। और इन्होंने वहाँ पर अपने वाइट पेपर में अच्छे से बताया है कि जब 5 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स होंगे तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन करेंगे। अब कन्वेंशन का मतलब क्या है? कन्वेंशन का मतलब है एक समारोह करना जहाँ पर सभी लोग आपस में जुड़ें और डिसाइड करें कि पाई नेटवर्क को कैसे चलाना है। तो दोस्तों, कुछ दिन ही पहले अपडेट आई थी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन करने जा रहे हैं, लेकिन वो पहले इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल कोरोना चल रहा है। तो इस एपिडेमिक के वक्त ऑफलाइन कन्वेंशन करना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए वो जल्द ही एक ऑनलाइन कन्वेंशन लेकर आएंगे। अब दोस्तों, जो लास्ट टॉपिक है वाइट पेपर का वो है रोड मैप कि जो भी उन्होंने प्लान्स किए हैं वो उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो ये रोड मैप है इसको इन्होंने 3 फेज में डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। जो फेज 1 है वो तो कंप्लीट हो चुका है, उसमें मेन था इनको ऐप को डिज़ाइन करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और एक ट्रस्ट ग्राफ बनाना। अब जो फेज 2 है इसमें इनके 2 मेन गोल्स हैं। जो पहला गोल है वो है नोड्स की डिप्लॉयमेंट करना और दूसरा है एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप स्टोर बनाना। तो दोस्तों, आपको पता ही है इस टाइम इन दोनों पर वो काम कर रहे हैं। इसकी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है कि ये कब ख़त्म होगा, लेकिन जैसे ही ये दोनों गोल्स कंप्लीट होंगे तो हम 3rd फेज़ में आ जाएंगे। और 3rd फेज़ में जो पाई है ये एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। और ध्यान रखना एक बात, जो भी लोग फेक अकाउंट्स बना रहे हैं उनके सभी अकाउंट्स जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। सिर्फ वही लोग आगे जा पाएंगे जो KYC कर पाएंगे और वही 3rd फेज़ में पहुंच पाएंगे। और दोस्तों, ये था आपका वाइट पेपर। मैंने कोशिश की थी इसको छोटे से छोटा बनाऊं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारी ये वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।